नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। जिस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद पूरा परिवार समीर वानखेड़े का मीडिया के सामने है। लगातार उनकी तरफ से अपने तथ्य, अपने कागज पेश किए जा रहे हैं। इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यास्मीन वानखेड़े, जो कि समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं। उनकी बहन हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। यास्मीन, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि नवाब मलिक, आखिर ऐसा क्या हो गया कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए, जैसा कि आपका परिवार लगातार कह रहा है, आरोप लगा रहा है? पुन्हा प्रश्न निर्माण झाला की समीर वानखेडे हे खरंच असं करू शकतात का, आणि मग पुन्हा त्याच्या सपोर्टमध्ये भरपूर लोक आहेत, त्याबद्दल तू कसं मानतेस? समीर वानखेडे यांचं यास्मीन, आप मुझे सुन पा रही हैं? यास्मीन वानखेड़े, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी यास्मीन जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि लगातार नवाब मलिक की तरफ से कागज पेश किए जा रहे हैं, आप पूरा परिवार मीडिया के सामने आ रहा है, उनके सभी आरोपों का जवाब दे रहा है, विरोध कर रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? आप ही के सवाल में आपका जवाब है। अगर उनको टारगेट करना है तो वो पेपर। मैम, आपके यहाँ शायद टीवी चल रहा है, उसकी आवाज आप बंद कर देंगी तो अच्छा हो जाएगा। आपके आसपास कोई टीवी या कोई वीडियो चल रहा है? नहीं, मेरे पास टीवी नहीं, मेरे पास काफी जी नहीं, ऑन यहाँ पर दूसरी इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मीडिया है, मेरी भाभी जी बोल रही है, पूरा खानदान बोल रहा है, तो आपको वो सुनाई देगा शायद। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि वो उनको ये माध्यम से बताया जाए कि मेहरबानी करके आप ट्विटर पे और फेसबुक को ऑनरेबल कोर्ट या जस्टिस सिस्टम ना समझें। आप अपने एविडेंसेस हैं, ये सब एविडेंसेस को लेकर आप कोर्ट पहुंचिए। आपके पास, इफ़ यू आर सो श्योर अबाउट योर एविडेंसेस, व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट? मेरा सवाल ये है, व्हाई आर यू ट्वीटिंग इट, व्हाई यू गोइंग ऑन सोशल हैंडल्स? आपको क्या लगता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा संविधान है वो आपके लिए, आपके मतलब वो आपको इतना काबिल नहीं लगता है कि आपके ये सब गलत एलिगेशंस को कन्फ्रंट करेगा? आपको ये बात पता है कि आपके एलिगेशंस बिल्कुल गलत है, उसमें बेसलेस है, आपके एलिगेशंस में कोई भी दम नहीं है और सब झूठे हैं, इसीलिए आप उन्हें ट्विटर में डालना चाहते हैं, ना ही के कोर्ट में। तो मतलब आप ये कह रही हैं यास्मीन वानखेड़े कि आप और आपका पूरा जो परिवार है वो तैयार है किसी भी तरीके की जांच के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सत्य में विजय थे। हम बिलीव करते हैं इन द जुडिशरी सिस्टम। आई एम अ लॉयर, आई बिलीव इन द जुडिशरी सिस्टम। हम संविधान के लोग हैं, आई बिलीव इन जस्टिस। अगर हम गलत नहीं हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, हम कोई भी डर नहीं है। लेकिन हाँ, एक तकलीफ ज़रूर होती है बहन की तरह कि आप इंक्वायरी किसकी कर रहे हो। आप एक सच्चे ऑनेस्ट ऑफिसर की इंक्वायरी कर रहे हो, आप एक गलत मैसेज लोगों को पहुँचा रहे हो। कल को अगर जो भी यूपीएससी और एमपीएससी का एग्ज़ाम देना पसंद करेगा, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि अब ऑनेस्टी से अगर जियोगे तो उनकी बहनों को ट्रोल किया जाएगा, उनको गाली दी जाएगी, उनके जो पिताजी है उनको अपने कास्ट प्रूफ देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का, कि वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। और ये कर रहे हैं हमारे नवाब मलिक जी, एक मीडिया ट्रायल के थ्रू हमें पास होना पड़ रहा है। जैसे आपने बोला कि आवाज़ कम कीजिए, वो भी वहाँ लड़ रहे हैं, वो भी जवाब दे रहे हैं। एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, एक परसेप्शन वॉर चल रहा है। ये इट इज़ जस्ट अ परसेप्शन वॉर, और जिसका हमें जवाब देना पड़ रहा है, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है। ये आप यास्मीन जी, ये मीडिया ट्रायल जो आप कह रही हैं, इस पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, और एतराज़ इसलिए है क्योंकि आप मीडिया के सामने आई हैं, आप अपना पक्ष रखना चाहती हैं, हम तो आपका पक्ष रख रहे हैं, और आप कह रही हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है। हमने कोई उंगली आपके ऊपर नहीं उठाई। आपके भाई समीर वानखेड़े के ऊपर सिर्फ नवाब मलिक नहीं, यास्मीन जी, सिर्फ नवाब मलिक ने नहीं उंगली उठाई है, जो प्रभाकर सहील हैं उन्होंने भी उंगली उठाई है। भ्रष्टाचार को लेकर आपके भाई जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं, और खुद एनसीबी भी उनकी जांच कर रहा है। तो ये मीडिया ट्रायल नहीं है मैम। जी सुनिए, इस चीज को कोर्ट में, इट इज सब जुडाइस, इट शुड बी आस्क्ड इन द कोर्ट। दी हमारे, प्लीज बिलीव इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज बिलीव इन द संविधान। संविधान में यकीन कीजिए, दे विल नेवर गो रॉन्ग। Anything coming from the constitution, it is sub judice. Let the court be the answer. Let the honorable judge
respond your questions. बिल्कुल ठीक है, लेकिन यास्मीन वानखेड़े, मेरा सवाल आपसे यही है कि आरोप आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि आपके जो पिता थे उन्होंने धर्मांतरण किया था, आपकी माँ एक मुस्लिम है, और इसीलिए समीर वानखेड़े ने अपनी जाति का गलत प्रमाण पत्र देकर जो नौकरी पाई वो गलत है। ये दस्तावेज नवाब मलिक के द्वारा पेश किए जा रहे हैं। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि क्या समीर वानखेड़े, जो समीर दाऊद वानखेड़े जो लिखा जा रहा है, उस पर आपकी क्या सफाई है? मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने बोला कि नवाब मलिक ने लगाया है, आप सही हो, आपने बोला है नवाब मलिक ने लगाया। नवाब मलिक कौन है? कोर्ट है। आपने कहाँ पर ये एविडेंसेस दिए हैं कि कास्ट आपने अभी तक पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? वानखेड़े कहाँ बोला गया है? क्या कोई आपको पता है मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। मैं उसे ट्विटर हैंडल पे लगाना पसंद नहीं करूंगी। एक पब्लिक डोमेन में मैं उसको रखना पसंद नहीं करूंगी। डू यू नो दैट आई एम अ प्राइवेट पर्सन एंड आई एम अ क्रिमिनल लॉयर और आई एम अ लॉयर। मैं संविधान के हिसाब से चलूंगी। आप मुझे चाहते हो कि मैं ट्विटर पे नवाब मलिक की तरह बिहेव करूं? मैं 1 मिनट पीसीआर से कहना चाहूंगी, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस कान में है। प्रोसीडिंग्स होंगी। हाँ। जी यास्मीन, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बेसिकली मैं आपको ये जवाब एज अ पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कार्रवाई की जाएगी वो लीगल की जाएगी। जो भी कार्रवाई की जाएगी उसे बताया जाएगा, पेश किया जाएगा। आई विल बी कमिंग सून विद ऑल द प्रोसीडिंग्स व्हिच आई हैव गॉन अहेड। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आप पुलिस में अब शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं? अब आप इस पूरे मामले की नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में जाएंगी? मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी शिकायत दर्ज की है। ठीक है, तो आप ये शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। I have filed case which जी आप अपनी बात पूरी कीजिए यास्मीन। नो बिकॉज आपके ये जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने इतना पता नहीं है, शायद उनको लॉ की नॉलेज ना हो। ही हैज़ क्रिएटेड ऑफेंसेस अगेंस्ट the privacy of the woman. He has fundamentally gone against the right of women, and he has insulted, put defamatory statements against them. एक औरत को, आप एक लॉयर को अगर एक डॉन बोल रहे हो, this is completely against the constitution, this is completely against the और अगर मुझे ट्रोलिंग हो रही है, अगर मुझे अननोन कॉल्स आ रहे हैं और मुझे बोला जा रहा है कि मुझे उठाया जाएगा कोर्ट के थ्रू, आप कौन से कोर्ट में हो, आपके मुंह पे एसिड फेंका जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, वी विल हैंग यू इन पब्लिक, आप कहाँ रहते हो, आपको हम मार देंगे, हम आपको गायब कर देंगे। इज इट ऑल राइट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ, आप मुझे एक बात बताइए, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है? ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्विटर, ऑन एनी पब्लिक डोमेन। अगर इन बातों में थोड़ा सा भी सच है तो मेरा ये एक एडवाइस है आपके चैनल के थ्रू, मिस्टर नवाब मलिक जी, गो पिक अप योर ग्रुप और वॉट एवर योर काउंसलिंग इज, एंड प्लीज गो टू द कोर्ट। डू नॉट वेस्ट टाइम, यू हैव एविडेंसेस, गो टू द कोर्ट। एक लाइन में ऑनरेबल जज के पास जाइए और मानिए। आप ये कह रही हैं कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं, आपके झूठे एलिगेशंस के लिए एलिगेशंस हैं वो आप उनको गलत आप नकार रही हैं। एक लाइन में हाँ या ना, हिंदू है, मुसलमान है समीर वानखेड़े? एग्जैक्टली उन्होंने कोई भी धर्म चेंज नहीं किया है। मेरे डैडी का नाम है ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े। दैट इज द फैक्ट एंड दैट विल प्रिवेल, दैट इज विल बी टिल द एंड। ठीक है यास्मीन जी, मेरा अगला सवाल प्रभाकर सैल को लेकर है। प्रभाकर सैल ने भी बहुत संगीन आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए हैं और उनका ये कहना है कि एक पैसे का जो 25 करोड़ की डील हो रही थी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा समीर वानखेड़े को जाना था और समीर वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे को छोड़ने के एवज में ये पैसे मांग रहे थे। इस पर आपका क्या जवाब? Does he have any, accordingly as a legal lawyer, not as a sister, as a legal person of constitution, does he has any evidences? Does he has any public evidences? Does he has any electronic evidences? Does he go through anything? Does he has anything very special to speak about? बोलने से या बात करने से आप कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकते। आखिरी में आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ क्योंकि इस समय बहुत दर्शक मुझे ट्विटर पर लिख रहे हैं और क्योंकि जिस ट्रोलिंग का आप भी जिक्र कर रही हैं, समीर वानखेड़े आप कहती हैं हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। मैं बस आप अपना आखिरी जवाब मुझे दे दें। जी, समीर वानखेड़े
एक हिंदू हैं और उनका देश और उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, आप उनका कास्ट सर्टिफिकेट्स और ये सब चीज़ें हमारे पास रखी हुई है, यू कैन चेक ओवर, आज द कोर्ट विल नॉट शो इट टू एनी मिनिस्टर्स। जी बहुत बहुत धन्यवाद यास्मीन वानखेड़े आपका हमसे बात करने के लिए। और इस समय की बड़ी खबर यही है, समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े का एबीपी न्यूज पर यह कहना है कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं, उन्होंने किसी तरीके का कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने अपने पिता का नाम भी बताया। उनका कहना है कि हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, हम ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं। यास्मीन वानखेड़े का बड़ा बयान एबीपी न्यूज पर इस समय हमसे बात करने में यास्मीन वानखेड़े का यही कहना है कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन में नवाब मलिक के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दी है, सारे दस्तावेज उनके पास मौजूद है, हर तरह की जांच के लिए वो तैयार हैं। उधर नवाब मलिक एक के बाद एक दस्तावेज ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें समीर वानखेड़े की जाति को लेकर, समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो समीर वानखेड़े हिंदू हैं, यही कहना है समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े का। शोभना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आर्यन खान मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है और मुकुल रोहतगी सबसे पहले जिक्र करेंगे। मुकुल रोहतगी ने बोलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब तक इंतजार किया जा रहा था, 57वां नंबर था आज के मैटर में और पूरे 56 मामलों की सुनवाई की गई। कुछ मामले सुबह के थे जिन्हें लंच के बाद रखा गया था, उन मामलों की सुनवाई की गई, पूरा निपटारा किया गया। अब 57वां, 58 और 59 ये तीनों नंबर हैं आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के, और तीनों की ही बारी बारी से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मुकुल रोहतगी ने बोलना शुरू कर दिया है और सबसे पहले वो जिक्र कर रहे हैं, वो दलीलें दे रहे हैं। आपको बता दें कि अरबाज मर्चेंट के जो वकील हैं वो भी तारिक सैयद, वो भी अंदर समय पहुंच की गए बड़ी हैं। खबर यह है कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान ड्रग्स मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में लगातार जारी है। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं। जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, फैसला आ जाएगा कि नहीं आएगा, इसी का इंतजार। मृत्युंजय मेरे सहयोगी हाईकोर्ट के बाहर, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इस समय कौन सा पक्ष है मृत्युंजय जो कोर्ट में अपनी दलील पेश कर रहा है? बिल्कुल शोभना, आपको बता दें कि इस वक्त मुकुल रोहतगी जो है वो अपनी दलीलें दे रहे हैं और आपको बता दें अब तक मुख्य बिंदु क्या क्या मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले रोहतगी ने इस बात से शुरुआत की कि मैं A1 जो अक्यूज नंबर 1 है आर्यन खान, उनके लिए अपीयर कर रहा हूं, जो कि 23 साल के हैं। कैलिफोर्निया में वो पढ़ाई करने के बाद मार्च 2020 में वो भारत लौटे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि गाबा नाम के एक व्यक्ति ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट इन दोनों को बतौर गेस्ट इन्वाइट किया था क्रूज पर, और 2 अक्टूबर को जो घटना हुई उसका जिक्र करना चाहूंगा। एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये दोनों क्रूज पर गए थे, ना कि वहां वो कंज्यूमर के तौर पर गए थे, यानी कि एक ग्राहक के तौर पर वो क्रूज पर नहीं गए थे, उन्हें बुलावा आया था। तीसरी बात उन्होंने कही है कि वहां एनसीबी टर्मिनल पर कुछ एनसीबी के कर्मचारी वहां पर क्रूज टर्मिनल पर मौजूद थे, जहां उन्होंने कुछ जो गेस्ट आए थे उनको रोका, उनमें से आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को भी रोका। मेरे जो मुवक्किल हैं, मेरे जो क्लाइंट है आर्यन खान, उनके पास से किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला है। बहुत बड़ी बात यह कही है। साथ ही साथ ये कहा है कि किसी प्रकार का ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया है कि क्या किसी पदार्थ का सेवन किया गया है या नहीं। इस बात को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मुकुल रोहतगी ने इस बात पर जोर दिया है कि मेरे क्लाइंट का यानी आर्यन खान का किसी प्रकार का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ कि साबित हो कि किसी प्रकार का उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि मेरे क्लाइंट के पास से यानी आर्यन खान के पास से किसी भी प्रकार का ड्रग्स नहीं मिला है, और जो अरबाज मर्चेंट के पास से मिला है इसके बारे में वो बात करें। साथ ही साथ अभी तक उन्होंने जो बातें कही है कि शॉर्ट एंड सिंपल में एक लाइन की बात कही है कि देयर वाज नो ओकेजन टू अरेस्ट माय क्लाइंट। कोई भी कारण नहीं बनता मेरे क्लाइंट को अरेस्ट करने का। ना उसके पास ड्रग्स मिला हुआ है, ना वो बतौर कंज्यूमर उस क्रूज पर गया हुआ था, ना ही वो क्रूज पर गए थे, बल्कि वो टर्मिनल पर थे। उसी वक्त उनको एनसीबी के अधिकारियों ने रोक लिया। आपको बता दें कि रोहतगी इस समय भी जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार दिखाया गया। पूछा गया कि क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, कोर्ट ने पूछा कि क्या रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट। इस पर रोहतगी ने कहा यस, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया था। आर्यन खान का स्टेटमेंट हुआ है रिकॉर्ड। साथ ही साथ रोहतगी ने यह भी कहा कि कोई रिकवरी नहीं हुई है, कोई कंजम्पशन नहीं हुआ है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। ये 3 बातें बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि आज जो जिक्र हो रही है उसका सारांश आप समझ लीजिए। दावा क्या है? दावा यही है कि कोई रिकवरी नहीं की गई है, कोई कंजम्पशन नहीं किया गया है और कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है जो साबित करे कि ड्रग्स का सेवन आर्यन ने किया था। इस बात को मजबूती से रोहतगी ने रखा हुआ है। साथ ही साथ
लगातार जिरह कर रहे हैं रोहतगी जी। बिल्कुल मृत्युंजय, ना कंजम्पशन है ना पोजेशन है और किसी तरीके का कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया। ये एक बड़ी दलील रोहतगी की हो सकती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो एनसीबी के वकील हैं वो आज गवाहों को लेकर खास तौर पर जोर देंगे कि गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या उसको लेकर भी मुकुल रोहतगी कोई अपना पक्ष रखने जा रहे हैं? शोभना, आपको बता दें कि ये बहुत लंबी जिरह होने वाली है। इसे आप यह ना सोचे कि ये 10 मिनट या आधे घंटे में खत्म होने वाली जिरह है। ये लंबी चलने वाली है। मुकुल रोहतगी अपना पूरा वक्त लेंगे और बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे। एक एक तथ्यों को, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर आज तक की घटनाक्रम का वो जिक्र करने वाले हैं। तो अभी वो 2 अक्टूबर की रात और 3 अक्टूबर के घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद जो अन्य विषय है उस पर चर्चा करेंगे। जब मुकुल रोहतगी अपना पक्ष रख लेंगे, उसके बाद अरबाज मर्चेंट के वकील पक्ष रखेंगे, उसके बाद मुनमुन धमेचा के वकील पक्ष रखेंगे। इन तीनों का पक्ष रखने के बाद तब एनसीबी अपना पक्ष रखेगा। तो जो सवाल आप पूछ रही हैं वो उसका पक्ष आने में काफी समय है। अभी तो मुकुल रोहतगी जिस प्रकार से जोर दे रहे हैं, जिस प्रकार से अपने तथ्यों को रख रहे हैं, बड़ी ये भी हो सकता है कि ये जो पूरी जो जिरह है ये कल के लिए टाली जाए कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अब 4:30 का लगभग वक्त हो गया है, 4:36 और ऐसे में 1-1.5 घंटा तो कोर्ट एक्स्ट्रा दे सकती है। तो क्या माना जाए कि कल तक के लिए टल सकता है कोर्ट की तारीख, या अगली तारीख आने में समय लगेगा? क्या ऐसा होता है ऐसे केसेस में? शोभना, निश्चित तौर पर बिल्कुल शोभना, कुछ विशेष केसों में थोड़ा बहुत एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन यहाँ जज भी समझते हैं और तमाम जो पक्ष हैं वो भी समझते हैं कि हर कोई अपनी बात कुछ समय में नहीं रख पाएगा। यहाँ पर उनको पुराने साइटेशंस भी जिक्र करने हैं, पुराने जो पिटिशंस किए गए हैं उसका भी जिक्र करना है। एनसीबी ने कुछ नई रिप्लाई फाइल की है 38 पन्नों की, उस पर भी जवाब देना है। तो ये चाहे एक पक्ष हो, एनसीबी हो, चाहे वकील हो, उनको सभी को ये बात पता है कि किसी का जो बात है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जैसा आप संभावना जता रही है, बिल्कुल वो होने की पूरी संभावना है कि आज कुछ पक्ष को सुना जाए और जो बाकी के हैं उनको अगली तारीख दिया जाए। हो सकता है कल कंटिन्यू करा दिया जाए या अगली तारीख दिया जाए, इसमें पूरी संभावना है। लेकिन जो अभी का फोकस है, जब 4:15 बजे से ये बेंच बैठी है कोर्ट में मैटर नंबर 57 सुनने के लिए, मैटर नंबर 57 जो कि आर्यन खान से संबंधित है, इस पर मुकुल रोहतगी अपनी जिरह कर रहे हैं। मुकुल रोहतगी पूरे पक्षों को रख रहे हैं और अलग अलग दलीलों को रख रहे हैं किस प्रकार से आर्यन खान की गिरफ्तारी को अनुचित बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मृत्युंजय, कहीं ना कहीं पूरी कोशिश होगी आर्यन खान के वकीलों की कि किसी भी तरह आर्यन खान को जमानत मिल जाए हाई कोर्ट से, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां भी होनी है और जरूर कोशिश होगी कि उससे पहले आर्यन खान अपने घर पहुंच जाए। सूरज ओझा भी हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है, उनका मैं रुख करूंगी। सूरज ओझा, जो 38 पेज के जिस डॉक्यूमेंट्स की जिनको आज कोर्ट में दाखिल किया गया है एनसीबी की तरफ से, उसमें इंटरनेशनल सिंडिकेट का जिक्र बार बार आ रहा है, लेकिन अभी तक जो 19-20 दिनों की 22 दिनों की जो कार्रवाई एनसीबी की हुई है उसमें कोई भी ऐसी गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से नहीं दिखी है जिससे कि आर्यन खान के तारों को जोड़ा जा सके। अनन्या पांडे को जरूर बुलाया है, तो इसको लेकर क्या मजबूती के साथ अपना पक्ष आज रख सकते हैं मुकुल रोहतगी? अगर आपको बताना चाहूँ तो इस पूरे मामले में इस मामले में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सिर्फ एक ही बात है जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को जोड़ने के लिए एनसीबी कह रही है, जिसमें एनसीबी का ये दावा है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लेटर लिखा हुआ है। इसके अलावा अब तक किसी भी तरह का रिस्पांस एमईए की तरफ से नहीं आया है, ना ही इस पे कोई डेवलपमेंट। सूरज ओझा से हमारा संपर्क टूट गया है, मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, यही सवाल मेरा आपसे भी है, जहां तक सूरज ओझा ने बोला है उसके आगे हमें बताइए, सिर्फ एमईए को एक चिट्ठी लिखी गई है एनसीबी के द्वारा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एनसीबी, जब ये सेशंस कोर्ट में मामला चल रहा था और वहां पर जमानत अर्जी का विरोध करना था एनसीबी को, तब एनसीबी ने ये पक्ष कोर्ट में रखा था कि चूंकि इस मामले को हम एक इंडिविजुअल के तौर पर नहीं देख सकते, इस मामले को एनसीबी एक आर्यन खान या अरबाज मर्चेंट या मुनमुन धमेचा या अन्य के नाम पर हम नहीं देख रहे हैं, इसे हम एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देख रहे हैं, एक समूह के तौर पर देख रहे हैं। इसमें ड्रग्स सेवन करने वाले भी हैं, ड्रग्स का वितरण करने वाले भी लोग हैं, और जहां से ड्रग्स सप्लाई की बात की जा रही है, लेन देन की बात की जा रही है, वो लोग विदेशों में बैठे हुए हैं। इसीलिए एनसीबी का कहना है कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को पत्र लिखा है और अन्य लोगों की जानकारी मांगी है। कुछ इसमें अन्य जो रडार पर लोग हैं उनके संबंध में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर वो दलील भी यहाँ हाईकोर्ट में रखी जाएगी। बिल्कुल देखिए शोभना, जो सेशंस कोर्ट में मामला हो गया उसे अब एक चैप्टर को क्लोज करना चाहिए और हमें अब हाईकोर्ट के चैप्टर को खोलना चाहिए। और हाईकोर्ट के चैप्टर में क्योंकि अब नई बातें आएंगी, चूंकि पुराने ग्राउंड्स के आधार पर ये मामला तो आएगा ना मृत्युंजय, ये मामला पुराना
नहीं है, क्योंकि जिस साजिश का जिक्र लगातार एनसीबी के द्वारा किया जा रहा है, जिस इंटरनेशनल सिंडिकेट का जिक्र लगातार किया जा रहा है, हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती के मामले में भी एनसीबी ने बिल्कुल इसी तरीके के जिसे कहा जाए कि पैसे के ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट, लेकिन निकलकर कुछ भी सामने नहीं आया था। जितेंद्र दीक्षित एनसीबी के दफ्तर के बाहर से हमारे सामने साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, एनसीबी अपना पक्ष इस समय जरूर रखेगी कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, और आर्यन खान की जमानत का विरोध करेगी गवाहों की बात करके और इंटरनेशनल सिंडिकेट की बात कर। लेकिन पिछले 20-22 दिन की कार्रवाई में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल, जिसको कहा जाए किसी भी विदेशी कोई गिरफ्तारी या कोई ऐसा सबूत अभी सामने हमें तो नहीं लग रहा है, हमारे सूत्र तो नहीं बता रहे हैं, जिस इंटरनेशनल सिंडिकेट का जिक्र लगातार एनसीबी के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, पहले भी जमानत अर्जी का विरोध करते वक्त एनसीबी ने यही कहा था कि इस पूरे सिंडिकेट के तार जो है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट के साथ जुड़े हुए हैं, और इस मामले में एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी भी हुई थी। जो 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक विदेशी नागरिक भी है, और इसके साथ साथ आर्यन खान के जो चैट्स मिले हैं, उन चैट्स के आधार पर भी एनसीबी ये कह रही है कि इस मामले के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं, और इसलिए इन्वेस्टिगेशन जारी है और आर्यन खान और बाकी के आरोपियों को जमानत ना दी जाए, क्योंकि इससे जांच पर असर पड़ सकता है। जो सबसे तो ये बड़ा ग्राउंड मुद्दा लगातार एनसीबी ने बनाया है। आज वो गवाहों का जरूर बना सकती है एनसीबी, क्योंकि जिस तरीके से एक पंच होस्टाइल हो गया है, एनसीबी जरूर अपने मुद्दे को मजबूती के साथ रखेगी कोर्ट में कि अभी तो ये मामला कोर्ट में, तब जो गवाह है वो होस्टाइल हो रहा है। हालांकि जो शाहरुख खान के वकील हैं, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं, अगर कोई होस्टाइल हुआ है। कि हमारे रिपोर्टर्स जो फील्ड में मौजूद है बता रहे हैं कि मुकुल रोहतगी बहुत मजबूती के साथ आर्यन खान का मामला पेश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो मेरा क्लाइंट है उसने ना कंजम्पशन किया, उसका किसी तरीके का ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, ना उसके पास से कोई बरामदगी हुई है, इसलिए ये गिरफ्तारी ही गलत है। और लगातार ये सुनवाई जारी, हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।